Exam Focus Revision Session February 2023. Today we are conducting third of 5 session on CAF 4 Business Law. The timing of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Peshawar and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. Students can also send the queries on WhatsApp number, which is 0308 165 9703. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Atif Abdi with us for this session. He is a phenomenal individual known for his compassionate and benevolent attitude towards CA students. He has more than 13 years of teaching experience in the areas of corporate and business laws, auditing and insurance, business management, and other related areas. He has written over a dozen of books for CA students. His dedication and deliberation has really made CA easy. He is already well known to most of you. Please welcome Sir Syed Atif Hassan Abdi. अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे और पीछे नहीं रह गए होंगे, क्योंकि जहां हमारे पास थोड़ा सा भी मार्जिन आता है हम थोड़ा सा पेंडिंग कर लेते हैं। तो 2 चैप्टर्स अभी तक ऐसे हैं जिनके पास पेपर्स के सवाल हमारे पेंडिंग हुए हैं, बट कल का दिन बड़ा आइडियल है। कल बड़ा लाइट सा लोड है, 3 सेशन है, तीनों में एक एक अदर लॉ का चैप्टर है और उन तीनों सेशंस में आई होप कि हमें कुछ ना कुछ टाइम मिलता रहेगा और बीच में हम कुछ गैप्स कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस कोशिश यही करनी है कि इन दिनों क्लासेस वाला काम नहीं करना। लोग शुरू में पहले महीने बड़े जोश में टीचर के साथ चलते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाते हैं। अब सिर्फ 3 दिन की मुशक्क़त रह गई, ये 3 भी नहीं, बस 2 दिन। तीसरा दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए चल जाएगा, जो कि जो लास्ट डे होगा वो चलें 1 आध दिन बाद अगर आपने रिवाइज़ कर लिया तो खैर है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगले दिन का लेक्चर आ गया हो और आपकी पिछली तैयारी ना हुई हो। तो कोशिश करें बस ये 2 दिन जो है ना वो हमारे साथ साथ चलें, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। तो अभी तक जितना पढ़ा है चीज़ें समझ आ रही हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं अगर कोई क्यूरीज़ हैं। लास्ट डे लास्ट सेशन सवाल जवाब का, इस दौरान फेसबुक पे भी आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। रात तक भी जितने सवाल आए हुए थे वो आंसर कर दिए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने कहा था कि हम एक दफ़ा क्लासेस ख़त्म हो जाएं तो फिर हम डेली कुछ आवर्स के लिए ओपन किया करेंगे, ताकि एक दफ़ा सारे सवाल इकट्ठे हो जाएं, फिर कुछ आवर्स बाद जो है उनको लाइन से आंसर कर देंगे ताकि आपको कम से कम नोटिफिकेशन आए। वरना एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है हर वक्त जो शोर मचाता रहता है, लोग फिर उससे वैसे ही निकल जाते हैं बाजार होके। तो आप लोगों ने उसको म्यूट पे लगा देना है, उसमें हम जिस वक्त भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चीज़ है वो शेयर करते रहते हैं। पिछले 2 दिन की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो भी गूगल ड्राइव पे शेयर हो चुकी हुई हैं, यानी कि ये स्लाइड्स सारी की सारी निकली उन्हीं की तब से हैं जो ऑलरेडी शेयर हुई हुई है। लेकिन स्लाइड शेयर करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर अगर कोई फर्दर नोटिंग हुई हुई है, कुछ निशान लगे हुए हैं, कोई और बात किसी तरह से लिखी हुई है, तो वो हाईलाइट हुई हुई स्लाइड भी जो है वो 2 दिन की शेयर हो चुकी हैं और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे शेयर करते रहें।
शायद आज का दिन उसको उस तरह से गूगल ड्राइव पे शेयर ना कर सकें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, क्योंकि मेरे गूगल अकाउंट में एक छोटा सा मसला आया हुआ है, एक आध दिन तक वो शायद रहे, तो उसको हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह ताला फिर जैसे ही वो रिकवर होता है उसमें दोबारा से गूगल पे भी शेयर कर देंगे। पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट सेशन का टारगेट है चैप्टर 6 और 9, ये अब एंडिंग चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा शुरू के चैप्टर 2 से लेके 5 तक के कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। फिर चैप्टर 6 से लेके 10 तक का जो एरिया है वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक चैप्टर हम लोगों ने देख लिया है। आज के दोनों चैप्टर्स मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड कैसे होता है और उस वक्त आपको क्या, जब ब्रीच होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह होते हैं। तो पहले एक छोटे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 9, और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ के चैप्टर 6 में एंटर हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है ख़राब हो जाना, टूट जाना, कोई चीज़ डैमेज हो जाना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ आ जाती है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से आप उसकी तलाफ़ी कर सकेंगे, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किस तरह से अपने आप को बचा सकेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वर्ड ब्रीच को समझना है। ब्रीच कब होती है? जब दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी या तो रिफ्यूज़ कर दे, वो कहे हाँ जी ये मेरे ज़िम्मे ये काम था, मैंने ये काम नहीं करना। ये ज़ीशान अली साहब को मैं ये जब पार्टीज़ जो है वो रिफ्यूज़ कर दें कि जी हम ये काम नहीं कर सकते और फेल्स टू परफॉर्म या कर ना पाएँ। दो पार्टीज़ थी, एक ने ऑरेंजेस सप्लाई करने थे, एक ने पैसे सप्लाई करने थे। पैसे देने वाली या ऑरेंजेस देने वाली पार्टी में से कोई एक दूसरे को एक्सप्रेसली इनकार कर दे, उसने कहा नहीं जाओ भाग जाओ कोई चक्कर नहीं, या वो सप्लाई ना कर सके, किसी वजह से फेल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ब्रीच हो गई। समटाइम्स सच परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज अंडर लॉ, तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने दूसरे को एक चीज़ सप्लाई करनी थी और अचानक से इम्पॉसिबल हो गया, गवर्नमेंट का लॉ आ गया, वो सप्लाई नहीं कर सका, तो हम कह रहे हैं अदर देन दो सिचुएशंस जहां लॉ ने खुद ब खुद उसको ख़त्म कर दिया, आपकी तरफ से अगर कोई कोताही हुई है, गड़बड़ हुई है, तो वो ब्रीच कहलाएगी। तो ब्रीच का मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप सही से परफॉर्म नहीं करते, तो ये बन जाएगा ब्रीच। जब ब्रीच का जिक्र होता है तो फिर हम कहते हैं कि ब्रीच में दो तरह के डैमेजेस हैं जो बड़े कॉमन हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, एक को हम कहते हैं स्पेशल डैमेज। जब भी ब्रीच का जिक्र आता है तो एक कॉमन सी बात जहन में यही आती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दूसरे से कहा था कि आप मुझे 100 रुपीज़ के 1 kg ऑरेंज सप्लाई करें, और ये बात हुई थी कि जी आपने मुझे 25 फरवरी को ऑरेंज सप्लाई करने हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से। 25 फरवरी आ गई और वो भाई साहब 100 रुपीज़ के हिसाब से सप्लाई नहीं कर सके। अब आपको याद है दो सिचुएशंस हो सकती थी, या तो टाइम सेंसिटिव है या सेंसिटिव नहीं है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो आप अगले दिन या उसके बाद भी डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन 1-2 दिनों में अगर कोई नुकसान हुआ वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर टाइम सेंसिटिव है तो आप नाराज़ होकर कहेंगे जी तुमने मुझे टाइम पे डिलीवर नहीं किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसिल किया कि दूसरे बंदे ने आपको टाइम पे ऑरेंजेस सप्लाई नहीं किए। ऑरेंजेस आपने डील किए थे 100 रुपये के हिसाब से, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो अब आपको बहरहाल ऑरेंजेस तो चाहिए। उस बंदे ने वो वादा खिलाफ़ी कर दी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी ऑरेंजेस की नीड ख़त्म हो गई। अब ये ऑरेंजेस जब आप मार्केट से लेने गए तो आपको पता लगा कि मार्केट में 140 के हुए हैं ऑरेंजेस। आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया था, आपका 100 रुपीज़ तय हुआ था। अब चूंकि मार्केट में वो बढ़ गया है तो एक आम फहम इंसान भी समझ जाएगा कि इस बंदे को नुकसान कितने का हुआ है, 40 रुपीज़ का। यानी कि जो डैमेज है उसको हम कंप्यूट करते हैं कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय किया था। तो जब भी एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसको ये हक है कि वो देखे कि उसका जितना नुकसान हुआ है वो दूसरे से नुकसान रिकवर कर ले। दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक होती है पेनल्टी और एक होता है डैमेज। पेनल्टी का मकसद होता है सज़ा देना, दूसरे को सज़ा देना, और डैमेज का मतलब होता है मजलूम की हिमायत। यहाँ पे हम 40 रुपये इसलिए नहीं ले रहे दूसरे बंदे से कि उसे सज़ा मिलेगी उसने क्यों नहीं ऑरेंज सप्लाई किए। हम 40 रुपये इसलिए मांग रहे हैं कि इस बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए जो मजलूम है।
तो डैमेजेस में मजलूम की हिमायत है और जितना असल नुकसान हुआ है हम वो रिकवर कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेज वो नेचुरल डैमेज हैं जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ हुए। और नॉर्मली ये क्या है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ ब्रीच। जिस दिन ब्रीच हुई है उस दिन मार्केट में क्या प्राइस चल रही थी और कॉन्ट्रैक्ट की क्या प्राइस थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेज है। सम टाइम एक एडिशनल डैमेज भी होता है, एक एडिशनल नुकसान भी हो जाता है एक बंदे को जो कि उसने कभी बताया होता है कभी नहीं बताया होता। इसने इससे जो डील की, ए ने बी के साथ जो डील की और 100 रुपीज़ में जो ऑरेंजेस मिलने थे, तो इसने ये ऑरेंजेस जैसे ही मिलने थे अगले ही दिन इसको एक्सपोर्ट कर देना था और एक्सपोर्ट से उसको 400 रुपये का फ़ायदा होना था। ऑरेंजेस नेक्स्ट डे उसने क्या करने थे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से उसको 400 रुपीज़ का फ़ायदा होना था। जब ये ब्रीच हुई है तो एक तो नुकसान ये हुआ है 40 का जो सामने नज़र आ रहा है, हर आम इंसान को नज़र आ रहा है कि 100 की चीज़ अब मार्केट में 140 की मिल रही है तो 40 रुपये नुकसान हो गया। बट ये स्पेशल डैमेज है जो कि अगेन इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली है। एंड उस दिन नुकसान 40 रुपये का हुआ है, लेकिन एक इनडायरेक्ट नुकसान ये हुआ है कि उसका एक्सपोर्ट का ऑर्डर हाथ से चला गया जिसमें उसको 400 रुपये का फ़ायदा हो जाना था। तो हम यहाँ कहेंगे कि जी एक स्पेशल डैमेज है 400 का। अब सवाल ये है कि क्या ये 400 का डैमेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या उसने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था। अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने बताया होता कि देखो जी मैं आपको आपसे जो चीज़ मांग रहा हूँ अगर आपने टाइम पे सप्लाई ना की तो मुझे एक्सपोर्ट के ऑर्डर में नुकसान हो जाएगा, फिर आपको वो भी भरना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अगर आपने प्रॉपर तरीके से नॉलेज ऑफ द पार्टी में ये चीज़ ले आए थे कि जी ये इस तरह का मसला है, देन यू आर अलाउड कि आप वो स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगी जी जब भी नुकसान हो तो कौन से डैमेज क्लेम होंगे, आप कहेंगे ऑर्डिनरी हमेशा क्लेम होंगे। पता है या नहीं पता, उस दिन देखा जाएगा कि मार्केट में चीज़ कितने की है, आपको कितने की मिल रही थी, डिफरेंस कितना, ये ऑर्डिनरी डैमेज है। स्पेशल डैमेज सिर्फ तब अवार्ड होंगे जब दोनों पार्टीज़ की रीजनेबल नॉलेज में था एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल डैमेज बेसिकली होते वो स्पेशल लॉसेज हैं जो इनडायरेक्ट हैं और फॉर्मेशन के वक्त जो है अगर पार्टीज़ को पता है तो फिर एग्रीव पार्टी जो है वो ये वाली चीज़ कंपनसेशन मांग सकती है। जब वो स्पेशल डैमेज का जिक्र करते हैं तो किताब को एकदम से जहन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग स्पेशल डैमेज की डेफिनेशन बनाते बनाते बहुत दूर चले जाएं और फिर ऐसा ना हो कि वो दुनिया में आने वाला हर वाकया ही उठा के कहें कि इनडायरेक्टली तुम्हारे उस दिन कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से हुआ है। उस दिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और उसको ऑरेंजेस सप्लाई नहीं हुए। एक तो उसका नुकसान हुआ 40 रुपये का। फॉर एग्जांपल उसने पहले से बताया था कि मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी हाथ से चला गया, नुकसान हो गया 400 रुपये का, वो भी दे दिया उस पार्टी ने। ये बंदा रात जब सोने लेटा तो इसके जहन में बड़ी परेशानी थी कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, अच्छा भला मुझे टाइम से ऑरेंजेस सप्लाई हो जाते, मैं ये कर लेता वो कर लेता। रात भर इसे नींद नहीं आई टेंशन से। सुबह ये लेट उठा, जब लेट उठा तो एक और इसका कोई और कॉन्ट्रैक्ट था जो इसने साइन करने जाना था, वहाँ नहीं पहुँच सका। जब वहाँ नहीं पहुँच सका तो वहाँ इसको कोई 5,000 का नुकसान हो गया। उस वजह से मायूस होके जो है ना इसने घबरा के अपने एक और कॉन्ट्रैक्ट जो करना था उस बंदे को जल्दी से कॉल करके उसे कहा कि आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसने कहा आज तो मैं रेट कम मिलेगा। इसने उसके साथ डील कर ली। 3 दिन तक इसे बुखार रहा। 5वें दिन जो है ये डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से दवाइयाँ ली और उसके बाद ये पहले वाले बंदे से आके कहा कि मेरा बुखार तुम्हारी वजह से, मेरी दवाइयाँ तुम्हारी वजह से, मेरे 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़राब तुम्हारी वजह से हुए, अब ये सारों का मुझे हर्जाना दो। तो सम टाइम लॉ कहता है कि इनडायरेक्ट जो डैमेज है उसकी डेफिनेशन को इतना दूर मत ले जाओ कि वो रिमोट हो जाए। रिमोट वो कहते हैं सम लॉसेस हुए तो उस ब्रीच की वजह से हैं, लेकिन वो इतने रिमोट हैं, वो इतने दूर दराज की बात हो रही है कि ये अनफेयर है कि आप एक्सपेक्ट करें डिफेंडेंट को जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपको कंपनसेट करे। तो उन्होंने कहा स्पेशल डैमेज वो हो जो पहले से नॉलेज में है और वो सामने सामने का इनडायरेक्ट है। वो बहुत रिमोट किस्म का डैमेज नहीं है कि आपने दुनिया का हर इल्ज़ाम उस बंदे पे लगा दिया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है और अगले 2 साल तक मेरे साथ जो बुरा होगा उस वजह से होगा कि उस दिन मेरा दिल टूटा था। तो ये स्पेशल डैमेज तक सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिमोट होगा तो फिर अदालत अलाउ नहीं करेगी। नो कंपनसेशन इज़ टू बी गिवन फॉर सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। तो ऑर्डिनरी डैमेज जो सामने सामने है, स्पेशल डैमेज जो सामने सामने नहीं है लेकिन पार्टी को पता था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो मुझे ये इजाफी नुकसान हो सकता है, वो इजाफी नुकसान अगर पता था तो कंपनसेशन मिलेगी। इस तरह का बहुत दूर का इनडायरेक्ट रिमोट लॉस ये आपको नहीं मिलेगा। किताब को एकदम से ख्याल आया कि डैमेजेस की जब बात चल रही है तो कुछ उसके गोल्डन रूल बता दें
एक तो सबसे पहले उसने कहा कि जो बंदा राइटफुली रिस्काइंड करता है कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनसेशन का हक रखता है। राइटली रिस्काइंड करने का मतलब है जो बंदा हक पे है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा है, यानी मजलूम की बात हो रही है। तो मजलूम का हक है कि उसको कंपनसेशन मिले। ये एक ऐसा जुमला है जो आपको फ़ौरन से समझ आ गया। फिर एंड पे एक जुमला है जो आपको पहले से पता है, ब्रीच ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट के भी वही सेम कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट के वही मामलात होंगे जो रेगुलर, आपको तो ये पता ना कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी अगर टूटेंगे तो उसमें भी वैसे ही कंपनसेशन होगी जैसे यहाँ पे है। तो ये तो उन्होंने जो एक जनरल आपको बात बताई, ये बात आपको पहले से पता थी कि जब भी डैमेजेस होते हैं, जब भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डैमेजेस मिलते हैं, तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस वैसे ही मिलेंगे। जो दो यूनिक बातें यहाँ लिखी हैं जो लोगों को पढ़ते हुए थोड़ा सा परेशान करती हैं, वो ये है कि जब आपने देखना है कि ब्रीच से कितना नुकसान हुआ है, तो व्हाट वर द मीन्स, व्हाट वर द वेज, व्हाट वर द ऑप्शंस जो उसको रिजॉल्व करने की थी इनकन्वीनियंस को, उसको जहन में रखा जाएगा। और दूसरा, एग्रीव पार्टी की ये ड्यूटी है कि वो रीज़नेबल स्टेप्स ले के लॉस को मिटिगेट किया जा सके। हम ये देखेंगे कि जिस दिन नुकसान हुआ, क्या एग्रीव पार्टी ने नुकसान पूरा करने की कोशिश की? अगर उस दिन नुकसान हुआ, उस भाई साहब ने आपको ऑरेंजेस टाइम पे सप्लाई नहीं किए, तो अगर आप मार्केट में जाते, थोड़ा सा पूछते, तो आपको 120 रुपये में भी ऑरेंजेस मिल जाते। आपने जान के मार्केट के सबसे महंगे दुकानदार के पास से जाके 140 के ऑरेंजेस ले लिए। तो क्या एग्रीव पार्टी ने खुद ही से तो नहीं लॉस बढ़ाया? एक ये चीज़ जहन में रखनी होगी। अगर नज़र आए कि एग्रीव पार्टी जान के लॉस बढ़ा रही है, फिर उसको नहीं मिलेगा। जिसकी टिपिकल एग्जांपल होती है इंश्योरेंस के क्लेम्स, कि नॉर्मली लोगों की गाड़ी इंश्योर्ड होती है, तो उनका अगर कहीं हल्का सा एक्सीडेंट हो जाए तो बम्पर पे निशान पड़ जाते हैं, तो वो सोचते हैं इंश्योरेंस वालों से कहेंगे वो उसकी मुरम्मत करा देंगे। लेकिन अगर पूरा बम्पर टूटा होता तो वो नया लगवा के देते। तो लोग फिर क्या करते हैं, खुद ही से गाड़ी को ज़ोर से टक्कर मार देते हैं दीवार से, या खुद ही से उसको ऐसा तोड़ फोड़ देते हैं और फिर उनसे कहते हैं देखो जी एक्सीडेंट हो गया, बम्पर टूट गया, मुझे बम्पर नया लगा दें। अगर इंश्योरेंस वालों को पता लग जाए कि आधा लॉस आपने खुद से क्रिएट किया है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो रूल ये है कि एग्रीव पार्टी को लॉस ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर उसने बढ़ाने की कोशिश की होगी तो फिर नहीं मिलेगा। तो ये एग्रीव पार्टी की ड्यूटी है कि लॉस होने के बाद उसको कम से कम करने की कोशिश करें, एक ये रूल। और दूसरा ये कि उस टाइम पे देखेंगे कि एग्रीव पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस है, वो क्या क्या कर सकता था, वो कहाँ कहाँ से वो चीज़ खरीद सकता था, वो कैसे अपने आप को बचा सकता था। हो सकता है उसको लॉस हुआ, हो सकता था जिस अगली पार्टी से उसकी बात हुई थी एक्सपोर्ट की, उससे पूछे कि अगर मैं कल के बजाय परसों आपको दे दूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर हम 100 रुपये जुर्माना करेंगे आपको। तो इससे कहता है कि देखो मुझे 400 का जुर्माना होने लगा था, मैंने आगे बात कर ली है, अब वो 100 का होगा, अब तुम 100 का जुर्माना दे दो। तो ये ज़रूर देखा जाएगा कि ब्रीच के वक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थी बचने की, क्या क्या ऑप्शंस थी उसको कम करने की, और क्या आपने हर मुमकिन कोशिश की है कि लॉस कम से कम हो। या आपने कह दिया कि अब जब नुकसान हो गया तो ठीक है, जब अगले ने रिकवर करके देना है तो मैं खुद ही से ही नुकसान भरा दूँ, आधी आग आप खुद लगा दें। तो ये चीज़ उन्होंने मना की है। ब्रीच और डैमेजेस की जब बात करते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट आता है पेनल्टी का। पेनल्टी एक पहले से तय हुआ हुआ डैमेज है। डैमेजेस में क्या होता है, असल में जितना नुकसान हुआ उसका अंदाज़ा लगाते हैं और वो नुकसान मिल जाता है। एक किस्म ये है कि आप पेनल्टी रख देते हैं, आप दूसरे को सज़ा देने के लिए एक चीज़ पहले से तय कर लेते हैं कि देखो अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें 200 रुपये फ़ाइन होगा। अब असल नुकसान 180 हुआ है या 211 हुआ है, आपने उसके साथ तय कर लिया है कि जी तुम्हें मैं पेनल्टी पे कर रहूँगा। तो पेनल्टी जो है वो एक प्री डिफाइंड अमाउंट होती है। पार्टीज एग्री कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनमें से किसी की तरफ से भी होगा, एक सर्टन स्पेसिफाइड सम जो है वो डैमेजेस के तौर पे पेबल होगा। क्या ये बात क्लियर है? पहले से तय कर लेते हैं एक स्पेसिफिक। अब इस अमाउंट को पेनल्टी कहें या ना कहें, ये अमाउंट पेनल्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर ये अमाउंट प्री एस्टीमेट है डैमेज का तो फिर ये पेनल्टी नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है अगर मुझे नुकसान हो गया तो हो सकता है मार्केट में उस वक्त ऑरेंजेस 130 रुपये के हों, चलो 30 रुपये जुर्माना रख देते हैं। अगर आपने पहले से अंदाज़ा लगाया है कि नुकसान कितने का होगा और उसके हिसाब से अमाउंट रखी है तो ये पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी वो अमाउंट है जिसका नुकसान से ताल्लुक़ नहीं है, और पेनल्टी नॉर्मली नुकसान से बढ़ी हुई अमाउंट होती है। ज़रा ज़्यादा आप ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं, तो इसको पेनल्टी तब कहेंगे जब ये एग्जेजरेटेड है। एग्जेजरेटेड यानी थोड़ी बढ़ी हुई है,
हम कहते हैं ना फलाना बंदा बात को बहुत एग्जेजरेट कर रहा है, बहुत बढ़ा के बयान कर रहा है, और ये डिसप्रोपोर्शनेट है डैमेज से उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, डैमेज के साथ उसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा, प्रोपोर्शनेट नहीं है, डिसप्रोपोर्शनेट है। तो अगर एक अमाउंट थोड़ी बड़ी हुई हो और उसका नुकसान से डायरेक्ट ताल्लुक ना हो तो फिर हम उसको पेनल्टी कहेंगे, लेकिन अगर वो नुकसान से उसका कोई ताल्लुक बनता है या वो नुकसान का प्री एस्टीमेट है तो फिर वो पेनल्टी नहीं कहलाएगी। पेनल्टी एक अमाउंट है, जिस तरह से भाई पुलिस वाले कहते हैं कि आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपको इतना जुर्माना होगा, वो ये अंदाज़ा नहीं लगाता कि सिग्नल तोड़ने से कितना कितना नुकसान हो सकता है। वो एक अमाउंट तय कर लेते हैं कि जी आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये इस तरह से फ़ाइन होगा। कोर्ट रीजनेबल कंपनसेशन अवार्ड करेगा, मैक्सिमम अमाउंट से ऊपर नहीं जाने देगा। अगर आपने पेनल्टी बहुत ज़्यादा भी सेट कर ली है, आपने शुरू में सेट कर लिया है कि जी 1 लाख रुपए जुर्माना होगा और चीज़ है 3-4 हज़ार की, तो अदालत में अगर मामला जाएगा तो अदालत उसको रीज़नेबल करने की कोशिश करेगा, अदालत आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगा। एंड फाइनली किताबी कहती है कि ये जो इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है कि एक बंदा ये ऑरेंजेस वाला बंदा टाइम पे पैसे ना दे और महीने बाद पैसे दे, तो पेनल्टी के तौर पे अगर आप महीने का इजाफी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये भी पेनल्टी है। अब आप कहेंगे ये तो एक परसेंटेज मल्टीप्लाई हो रही है, ये अंदाज़ा नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। एक बंदे को 100 रुपये नहीं मिले तो महीने बाद ज़रूरी नहीं कि उसका सिर्फ 10-11 रुपये का वो नुकसान हुआ हो जो इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट की जो कंडीशन है इसको भी हम लोग पेनल्टी कह सकते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोटी छोटी सी बातें हैं, गिनती की 2-3 टेक्निकल लाइंस हैं, यानी कि ये एक टेक्निकल लाइन है और पिछले पेज पे ये 2 टेक्निकल लाइंस थी। अगर ये 3 बातें समझ आ जाती हैं तो चैप्टर बड़ा आसान सा है। जल्दी से इसके पास पेपर की तरफ चलते हैं, वही हमारा पैटर्न, हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिलेटेड टू फॉलोइंग रूल्स ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो लॉस या डैमेज के रूल्स हैं वो बताएं। 5 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं का ऑर्डिनरी बताएं, कुछ नहीं का स्पेशल बताएं। इवन ये भी नहीं बताया कि आपने रिमोट का जिक्र करना है या नहीं करना। कानून याद है, लिखते हुए शर्माना नहीं है, जब भी कम और ज़्यादा में डाउट हो ज़्यादा लिख देना है। तो आपको जो जो डैमेजेस से रिलेटेड जहन में आ रहा है वो लिख दें। कम से कम ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज और रिमोट डैमेज अगर आप लिखना चाहें लिख दें। उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 1-1.5 मिनट इजाफी लगने से अगर कंफर्म हो जाता है कि आपको नंबर मिल रहे हैं तो वो लिख देने चाहिए। तो क्रैमिंग वाले सवालों में ये जहन में रखना है। What do you understand by ordinary damage and special damage? Briefly describe the rules relating to award of each of above type of damages under Contract Act. Ordinary और special damage और ये कब अवार्ड होंगे, 4 नंबर के लिए पूछ लिया, दोनों की डेफिनेशन दे दी। और ऑर्डिनरी हमेशा अवार्ड होंगे और स्पेशल कब अवार्ड होंगे भला, जब पहले से पता होगा। सलीम एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटर होता है 5 व्हीकल्स लेने के लिए पी लिमिटेड से, विच वर टू बी डिलीवर्ड इन मंथ ऑफ फेब के महीने में 5 व्हीकल्स डिलीवर होनी है। सलीम ने मजीद सलीम ऑल्सो एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनवर्ड सेल ऑफ दीज व्हीकल टू जब्बार लिमिटेड। सलीम ने इसको कहा कि तुमने मुझे फरवरी के महीने में जो है वो डिलीवर करनी है व्हीकल्स, और फिर जब व्हीकल मिल जाएंगी तो इसने आगे किसी और के साथ भी तय किया हुआ है कि वो जब्बार लिमिटेड को वो वाली व्हीकल्स बेच देगा। However, PL refused to deliver the vehicle as contracted. जिस दिन उसको मिलनी थी व्हीकल्स उस दिन उसे नहीं मिली। सलीम हैड टू बाय द व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। उस दिन मार्केट में उसको किसी और बंदे से 2 मिलियन इजाफी पे वो गाड़ियां खरीदनी पड़ गई। ऑर्डिनरी डैमेज समझ आ रहा है? उस दिन उसने गाड़ियां नहीं दी, मार्केट में किसी और से लेनी पड़ी, उसने कितने की दी, 2 मिलियन इजाफी पे दी। अच्छा, सलीम ऑल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ 0.6 मिलियन टू जब्बार लिमिटेड। ये जब्बार लिमिटेड कौन था भला? JL, जिसको बाद में आगे डिलीवर करनी थी। तो हुआ ये कि टाइम पे डिलीवर नहीं हुई तो आपको गाड़ी मार्केट से महंगी मिली, 2 मिलियन ऑर्डिनरी डैमेज हो गया। और जो गाड़ियां मिलने के बाद आपने जब्बार लिमिटेड को देनी थी उसने जो आपको पेनल्टी चार्ज कर दी 0.6 मिलियन, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी? 2 मिलियन फॉर श्योर मिलेगी। 0.6 मिलियन के बारे में शायर क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अगर बताया होगा तो मिलेगा, वरना नहीं। वो कह रहे हैं जी एनालाइज द अबव सिचुएशन, ऊपर वाली सिचुएशन को एनालाइज करो। तो आपके यहाँ 2 तरह के सिनेरियो हैं, एक ऑर्डिनरी डैमेज और एक स्पेशल डैमेज है, और कमेंट करें कि क्या सलीम को कोई कंपनसेशन मिलेगी PL से। तो हम कहेंगे हाँ जी सलीम को ऑर्डिनरी तो लाजमी मिलेगी, स्पेशल एक सूरत में मिल सकती है अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसने बताया होगा अपने अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट का। बात समझ आ रही है? एक ही तरह का सवाल है जिससे चीज़ समझ आ जाती है।
सरिया ट्रेडर एग्री टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल टू केसी ऑन 10 सितंबर 2020 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट मलीर। एक जगह पे चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए एक जो ट्रेडर्स हैं सरिया ट्रेडर्स, उन्होंने कहा है कि हम आपको सप्लाई करेंगे बिल्डिंग मटेरियल ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक हो गया, 10 सितंबर को देना है, लेकिन ड्यू डेट पे सरिया ट्रेडर्स जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सके। What will you answer if Khwaja contractor had to procure building material from another supplier at a price higher than the price agreed with ST? ST ने जितने में सप्लाई करना था वो उस दिन सप्लाई तो नहीं किया, वो बेचारे को कहीं और से अगर एक्स्ट्रा पैसे दे के लेने पड़ गए। एंड ऑल्सो हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 टू ओनर ऑफ हॉस्पिटल फॉर कंस्ट्रक्शन डिले। और कंस्ट्रक्शन का डिले, सरिया आना था, उसके बाद काम होना था, तो वो आगे जो डिले हुआ हॉस्पिटल में उसमें भी आपको जुर्माना पड़ गया। तो अब कानून क्या है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? ये जो इजाफी पैसे देने पड़े ये तो लाजमी मिलेंगे, जो सरिया ख़रीदने के लिए या जो सामान ख़रीदने के लिए देने पड़े। और उसके अलावा वो जो अगला वाला लॉस है वो तब मिलेगा अगर पहले से बताया होगा कि मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ और मैंने आगे करना है और आगे मुझे नुकसान हो सकता है। देन 19 जनवरी 2022 को PF एग्री टू सप्लाई 500 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू NIL ऑन 15 फेब। 19 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 15 फरवरी को आपको सप्लाई करेंगे 500 kg स्ट्रॉबेरीज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू बी पे इन एडवांस। हमें एडवांस में पैसे दे दो, हम आपको स्ट्रॉबेरीज दे देंगे। NIL ने एग्री कर लिया और अमाउंट एडवांस डिपॉजिट करा दिया 20 जनवरी को ही। बहुत अच्छे लोग हैं। NIL हैड अ प्लान टू इंट्रोड्यूस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क इन मार्च 2022। उनका प्लान ये था कि स्ट्रॉबेरी जब आ जाएगी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिल्क जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे मार्च में। उनको स्ट्रॉबेरी कब मिलनी है? 15 फरवरी को। तो मार्च में उन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल्क जो इंट्रोड्यूस करने का सोचा है। 15 फेब को PF फेल टू डिलीवर द स्ट्रॉबेरीज, लेकिन वो ड्यू टाइम पे स्ट्रॉबेरीज डिलीवर नहीं कर सके। बताएं NIL को क्या रेमेडीज अवेलेबल है? उसको ड्यू डेट पे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली तो उस दिन जो मार्केट में डिफरेंस होगा वो क्लेम कर सकता है। पहली बात ये कि ये भी डिस्कशन की जा सकती है कि टाइम एसेंस था या नहीं था। फेब में उसे मिलने और मार्च में उसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है। अब सवाल ये नहीं बता रहा कि वो फेब में मिलने के अगले दिन से काम शुरू हो जाना है। ऐसा थोड़ी कि अचानक से जो है वो आप मार्च में एक डिसीजन लें और जनाब फ़ौरन से वो तैयार हो। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर यहाँ टाइम एसेंस है तो अब इनके पास इख्तियार है कि ये कहें जी आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, उस दिन मार्केट से स्ट्रॉबेरीज खरीदें, जितना ऊपर इजाफी रेट पे मिलेगी वो पे करना पड़ेगा। What would be your answer if PF offered to deliver only 300 kgs of strawberry to NIL on due date? ड्यू डेट पे वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है 500 तो नहीं 300 ले लो। आपको याद है एग्री पार्टी लॉस को कम करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में उसको 300 ले लेने चाहिए और 200 का लॉस कंपनसेशन मांग लेनी चाहिए और मार्केट में देख लें कि वो किस तरह से है। इसमें एक और पॉइंट भी है जो चैप्टर 6 से रिलेट करता है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। कि अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि जी मैं आपको कुछ चीज़ें सिलेक्टेड दूंगा और कुछ नहीं दूंगा तो ये एक अच्छी ऑफर नहीं होती। तो बहरहाल ये कई जगह से आंसर हो सकता है। इस चैप्टर में रहते हुए इसको हम ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकते हैं कि हम कह दें कि जी आप 300 kg ले लें। हम क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रीच देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक ऑप्शन ये अवेलेबल है कि भाई 300 तो मिल रहा है, वो तो पकड़ो ना सबसे पहले। 200 की बहस है, 200 मार्केट से जाके खरीदो और 200 के ऊपर जितना जुर्माना बनता है वो दे दिया जाए। अब जिद नहीं है कि नहीं भाई अब तो तुम्हें 500 kg का ही मैं जुर्माना चार्ज करूँगा। बात समझ आई? तो ये इसके सारे सवाल थे। छोटा सा चैप्टर, थोड़े से सवाल, बड़ी तेज़ी से ही जो है हम अगले चैप्टर की जाने बढ़ते हैं।